नमस्कार दोस्तों, दृष्टिकोण क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं भूपेंद्र द्विवेदी कॉमर्स की पूरी स्ट्रीम लेकर आए हैं, जिसमें आपको 11th, 12th, बीकॉम, एमकॉम, सीए, एमबीए, सीएस, बीबीए सारी चीज़ें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी। और एक चीज़ इंटर के लिए, चाहे वो 10th हो, चाहे वो 11th हो, 12th हो, उसमें सीबीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड, सारी चीजें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर दृष्टिकोण क्लासेस में आपको मिलेंगी, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। आप हमसे जुड़िए और लोगों को भी बताइए, जिससे उनको अधिक से अधिक अच्छे से अच्छा मॉडल मिल सके। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है कि बीकॉम 4th सेमेस्टर में इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स में हम पढ़ा रहे हैं कैपिटल गेन। आय के 5 सोर्स होते हैं, 5 स्रोत होते हैं, जिसमें से चौथा स्रोत है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। उसमें आज हम आपको, जो पिछले वीडियो में आपको हम बताए थे, वहां आपको बताए थे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे आता है, उसका फॉर्मेट बताए थे। उस फॉर्मेट को लेकर के हम आज आगे बढ़ते हैं कि कैसे आप उसकी इनकम कैलकुलेट करेंगे। तो उसमें एक टॉपिक था लागत स्फीति सूचकांक, यानी संपत्ति की सूचकांक या निर्देशांक लागत। देखिए टॉपिक क्या था, कल का टॉपिक था जो पिछले वीडियो में बताए थे, उसमें टॉपिक था कि आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इसकी गणना आप कैसे करते हैं। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इसकी गणना हम कैसे करते हैं। तो इसके बारे में मैंने आपको एक फार्मूला बताया था। उस फार्मूले में क्या था कि शॉर्ट टर्म वाले में तो इंडेक्स कास्ट नहीं थी, शॉर्ट टर्म वाले में इंडेक्स कास्ट नहीं थी। आप लोग अपना जो नोट्स बनाए होंगे उसको आप देखते रहिए कि शॉर्ट टर्म वाले में तो इंडेक्स कास्ट नहीं था, ना इंडेक्स कास्ट ऑफ एक्विजिशन था और ना इंडेक्स कास्ट ऑफ इंप्रूवमेंट था। लेकिन जो लॉन्ग टर्म था, इस लॉन्ग टर्म वाले में एक पॉइंट था आपका इंडेक्स्ड कास्ट ऑफ एक्विजिशन और दूसरा था आपका इंडेक्स्ड कास्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो यहां पर आपको आज हम बताएंगे कि इंडेक्स कास्ट कैसे निकाली जाएगी और साथ में कुछ उससे रिलेटेड टॉपिक्स को हम आगे बढ़ाएंगे आपको। तो इंडेक्स कास्ट निकालने के लिए हमारे पास दो चीजें हैं, हम आपको बताएंगे कैसे इंडेक्स कास्ट निकालेंगे। उसके लिए पहला टॉपिक यह है कि हम देखेंगे कि प्रॉपर्टी को हमने लिया कब है, 2001-2 के पहले लिया है कि 2001-2 के बाद लिया है, जो इनकम टैक्स में प्रोविजन है कैपिटल गेन निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हमने प्रॉपर्टी को कब लिया है, 2001-2 के पहले लिया है कि 2001-2 के बाद लिया है। तो आइए आपको टॉपिक वाइज समझाते हैं। समीर भैया जुड़ गए, राम राम जी, गुड मॉर्निंग। शिवाली, सुषमा जुड़ गई हैं, गुड मॉर्निंग। महिमा मौर्य भी जुड़ गई हैं, गुड मॉर्निंग सभी को। सुमन गुड मॉर्निंग भाई। सनी भैया आपको भी गुड मॉर्निंग। और लोगों तक पहुंचाइए इस मैसेज को कि लाइव आ गए हैं हम, और अपने टॉपिक को आगे बढ़ाइए। कहीं से भी तुम्हें कोई दिक्कत होगी टॉपिक को समझने में तो आप एक मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको उस टॉपिक, उस समस्या के लिए तुरंत आपके सामने हम लाएंगे। और कोई भी दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी तो आप भी मैसेज कर सकते हैं, हम पुनः आपको उस चीज को समझा देंगे। लेकिन ये ना हो कि आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, आप चुप मार के बैठे रहिए, आप अपना मैसेज करिएगा, जिससे हम आपको आपके टॉपिक को अच्छे समझा सकें। जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं कि हमको प्रॉब्लम यहाँ है, हम उस प्रॉब्लम को कैसे रिपीट कर पाएंगे। इसलिए आप अपनी प्रॉब्लम को हमको तुरंत शेयर करिएगा और हम आपको बेहतर सोल्यूशन देने का प्रयास करेंगे। आइए बेटा, तो पहला टॉपिक हमारा क्या होगा, इंडेक्स कास्ट के लिए टॉप हेडिंग डाल लीजिएगा सब लोग, संपत्ति की सूचकांक लागत या निर्देशांक लागत।
आपकी हेडिंग है संपत्ति की सूचकांक लागत या निर्देशांक लागत, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडेक्स कास्ट, इंडेक्स्ड कास्ट ऑफ प्रॉपर्टी। तो इंडेक्स संपत्ति की सूचकांक लागत या निर्देशांक लागत हमको निकालने के लिए हम 2 पॉइंट पर जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि प्रॉपर्टी को मैंने परचेज कब किया है। भाई जब आप संपत्ति को खरीदोगे तभी तो बेचोगे, तो पहले हमको ये देखना होता है कि हम प्रॉपर्टी को खरीदे कब हैं। हम खरीदे कब हैं? 2001 2 से पूर्व क्रय की गई संपत्ति के लिए। अगर कोई संपत्ति हम 2001-2 या इसके पहले क्रय किए हैं, कब? आप सीधा सा एक फंडा याद कर लीजिए कि 1 अप्रैल 2001 के पहले अगर हम कोई संपत्ति, कोई प्रॉपर्टी 1 अप्रैल 2001 के पहले खरीदे हैं, कभी भी खरीदे हो 1 के पहले, तो उसके लिए हम इंडेक्स कास्ट कैसे निकालेंगे? सिंपल सा फंडा है बेटा। आप इंडेक्स का जब निकालिएगा तो उसका फार्मूला है इंडेक्स्ड कास्ट इक्वल टू, यहां लिखिएगा कास्ट ऑफ एसेट्स अपॉन कास्ट ऑफ एसेट्स अपॉन 100, यहां इनटू आपका होगा इंडेक्स नंबर ऑफ सेल्स ईयर या ट्रांसफर ईयर, आर ट्रांसफर ईयर। मतलब मान लीजिए आपने अपनी संपत्ति को 1 लाख में परचेज किया था, 1 लाख में, और आप 1 अप्रैल 2001 के पहले, तो इस संपत्ति की अगर इंडेक्स कास्ट निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे? कास्ट ऑफ एसेट्स आप यहां रख देंगे, अपॉन 100 कर देंगे, नीचे हमेशा 100 रहेगा, इनटू जो इंडेक्स नंबर होता है वो कब का, जिस वर्ष आप अपनी संपत्ति को बेच रहे हैं। बेचने का मतलब ये होता है, थोड़ा पीछे आ जाइएगा, इनकम टैक्स में प्रोविजन है कि हम जो प्रीवियस ईयर में अर्न करते हैं, आपका प्रीवियस ईयर है 2021 से 22, यानी 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22 हमारा प्रीवियस ईयर है। इस प्रीवियस ईयर में हम कोई भी प्रॉपर्टी बेचेंगे तो उसके पूंजी लाभ पर टैक्स हम कब पे करेंगे? असेसमेंट ईयर में, और आपका असेसमेंट ईयर है 2022-23, अर्थात 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 23। तो बात यहां पर यह है कि 2021-22 में जो भी हम प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं उसकी इनकम को हमें उस इनकम पर टैक्स कब देंगे? 2022-23 में देंगे। तो यहां सवाल यह है कि हम संपत्ति को बेचें कब? अगर हम 2020 में बेचेंगे तो उसकी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन नहीं निकालेंगे, हम छोड़ देंगे। हमसे मतलब किससे है? जो हम 21-22 में बेचेंगे। 21-22 में आप किसी भी प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं तो उस प्रॉपर्टी की इनकम पर टैक्स कब देंगे हम? 22-23 में। तो अब यहां सवाल यह है कि हमने बेचा कब? 21-22 में, और 21-22 का इंडेक्स इन्फ्लेशन नंबर क्या है? 317। तो जब भी आप 2001-2 के पहले की संपत्ति 21-22 में बेचिएगा, क्या सुना आपने? जब भी आप 1 अप्रैल 2001 के पहले कोई प्रॉपर्टी खरीदे हैं, लेकिन उसको बेच कब रहे हैं? उसको बेच रहे हैं अब आप 21-22 में,
तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको इंडेक्स का अगर क्या निकालना ही है इंडेक्स कास्ट, क्योंकि लॉन्ग टर्म है और लॉन्ग टर्म में इंडेक्स कास्ट निकालना पड़ेगा, और इंडेक्स कास्ट निकालने के लिए आप फिर क्या करेंगे, जितने की प्रॉपर्टी रहेगी आपकी, जितने में आपने परचेज किया था वो ऊपर रख दीजिएगा, नीचे हमेशा 100 ही रहेगा, क्योंकि 1-2 का इंडेक्स इन्फ्लेशन नंबर आपका 100 ही है, इनटू आप किस वर्ष बेचेंगे, 21-22, 21-22 के पहले बेच रहे हैं या बाद बेच रहे हैं, फिर उससे कोई मतलब नहीं, आप लीव कर दीजिएगा, छोड़ दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप 21-22 में बेच रहे हैं तो 21-22 में इन्फ्लेशन नंबर आपका है कितना, 317। ये हल करने के बाद जो आपका आएगा वही आपका इंडेक्स कास्ट होगा, और वही हाउस ऑफ सेल्स कांसिडरेशन से घटाया जाएगा। लेकिन बात बेटा यहां है, कौन सी कास्ट लेंगे, थोड़ा सा हम आपको और अपग्रेड करना चाहते हैं कि अगर आप 1-2 के पहले क्रय किए हैं तो हम कौन सी अमाउंट को लेंगे इंडेक्स कास्ट निकालने के लिए। आइए चलते हैं, मान लीजिए कि एग्जांपल लेते हैं कि आप 1 जनवरी 1999 को आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, सपोज दैट 1 लाख में हमने मान लिया, चलो आपने 1 लाख में खरीदा। बहुत आराम से शांति समझिएगा सब लोग। गुड मॉर्निंग मुस्कान, दीपा गुड मॉर्निंग, आद्रिका आपको भी गुड मॉर्निंग, सबसे गुड मॉर्निंग भैया। सब लोग फटाफट शेयर कर दीजिए, और कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा हमको। देखिए बेटा, मान लीजिए आप क्या करते हैं, 1 जनवरी 1999 में कोई प्रॉपर्टी लिए 1 लाख की, जाहिर सी बात है कि वो 1-2 के पहले की है, हमने खरीदा है। अब ऐसी कंडीशन में उसकी वैल्यू 2001-2 में कितनी है, 1,50,000 है, 1,50,000 है, या इसी में हम एक एग्जांपल और लेते हैं, उसकी वैल्यू आपकी 90,000 है। तो कुछ समझ आते हैं, ये किस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं हम, जो प्रॉपर्टी आप 1 अप्रैल 2001 के पहले खरीदेंगे। ठीक, उसके लिए अगर आप इंडेक्स कास्ट निकालेंगे तो इंडेक्स कास्ट निकालने के लिए कास्ट ऑफ एसेट्स क्या रखेंगे, इस चीज में थोड़ा फोकस करना है, अच्छे समझ लीजिए। चलो 1 जनवरी 99 यानी 1 के पहले मैंने कितने में लिया था, 1 लाख में, तो देखेंगे तो उसकी वैल्यू 2000 मार्केट वैल्यू 2001-2 में कितनी है, तो उसकी मार्केट वैल्यू 2001-2 में कितनी है, 1,50,000। पहले इसको उठाइए। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो संपत्ति 1 अप्रैल 2001 के पहले खरीदेंगे, अगर उसका मैंने इंडेक्स कास्ट निकालना है तो इंडेक्स कास्ट निकालने के लिए कास्ट ऑफ एसेट्स की जगह पर हम क्या रखेंगे, उसके लिए हम देखेंगे कि 1 जनवरी 99 जैसे मैंने लिया, यानी 1-2 के पहले का जो मूल्य है कितने में लिया था, 1 लाख में, और फिर देखेंगे 1-2 का मूल्य क्या है, वो भी देखेंगे। तो 1-2 का मूल्य कितना है, 1,50,000 अगर दिया गया है तो, देखा ना, 1 लाख है और ये कितना है, 1,50,000, तो दोनों में जो ज्यादा होगा, व्हिच एवर इज मोर, तो 1 लाख और 1,50,000, इन दोनों में ज्यादा क्या है, 1999 में आपने कितने का लिया था, 1 लाख का, 2001-2 में उसकी प्राइस मैंने बताया आपको 1,50,000, दूसरा मैंने बताया, या आप कर दीजिए 90,000, 90,000। तो हम क्या करेंगे, 1-2 के पहले कोई संपत्ति है, उसका इंडेक्स कास्ट निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि जो 2001 के पहले की संपत्ति है कितने की है, 1 लाख की है, 1-2 में उसका मूल्य कितना है, 1.5 लाख, तो दोनों में देखिए क्या ज्यादा है, व्हिच एवर इज मोर, व्हिच एवर इज मोर, इन दोनों में ज्यादा क्या है, तो ज्यादा आपका हुआ 1.5 लाख ना, जहां पर हमने लिखा था कास्ट ऑफ एसेट्स वहां हम 1,50,000 लिखेंगे। अब चलो अगला, मान लीजिए उसका 2001-2 में बाजार मूल्य कितना है, 90,000, तो 1 लाख यहां था, अब यहां 90,000, अब इन दोनों में ज्यादा क्या है, 1 लाख, हम वहां पर 1 लाख लिखेंगे। यानी अगर 1-2 के पहले कोई संपत्ति खरीदे हैं तो उसकी इंडेक्स कास्ट निकालने के लिए कास्ट ऑफ एसेट्स की जगह हम क्या रखेंगे, 1-2 के पहले का जो क्रय मूल्य था और फिर 1-2 का जो बाजार मूल्य है, उन दोनों में जो ज्यादा मूल्य होगा उसी मूल्य को हम कास्ट ऑफ एसेट्स जगह रखेंगे और इंटू कर देंगे 317/100 कर देंगे, इंडेक्स कास्ट आ जाएगी। समझ गए होंगे। दूसरी चीज, मान लीजिए 1999 में आपने लिया, कितने का लिया आपने, 1 लाख का लिया,
और उसकी 2001-2 की मार्केट वैल्यू नहीं दी गई है, गिवन नहीं है, ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? अगर 2001-2 की मार्केट वैल्यू नहीं दी गई है तो जो आपकी कास्ट थी वही 1 लाख, वही कास्ट आप जब आप इंडेक्स कास्ट निकालेंगे तो कास्ट आप एसेट्स की जगह वही रखेंगे, यानी वहां पर व्हिच एवरेज मोर देखा नहीं जाएगा। व्हिच एवरेज मोर वही देखा जाएगा जहां एक 2001 के पहले का मूल्य दिया हो और 1-2 का बाजार मूल्य दिया हो, ऐसी कंडीशन में ही हम उसको देखेंगे और किसी कंडीशन में देखेंगे नहीं। दूसरी बात क्या है बेटा? दूसरी बात आपकी है, इरेज करते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं फटाफट। देखिए बेटा, किसी भी टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले आप अपने आप को मेंटेन रखिए, प्रेजेंट ऑफ माइंड वहीं रखिए। अगर कोई टॉपिक तुमको कोई चीज क्लियर नहीं हो रही है तो तुरंत मैसेज करिए, हम आपके रिप्लाई तुरंत देंगे और हम मैसेज देख भी रहे हैं, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार बताएंगे कि टॉपिक ही ऐसा है। जब तक आपका क्लियर नहीं होगा तब तक हम आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जब टॉपिक क्लियर ही ना हो तो आगे बढ़ने की जरूरत क्या है। मेरा मतलब कहने का यह है कि टॉपिक जब कोई लेंदी टॉपिक है तो हम उसमें समय देंगे, अब बिल्कुल समय देंगे, क्योंकि हम आपके लिए हैं। तो आप अच्छे से निर्द्वंद होकर शांति से आराम से बैठ के पढ़िए, कहीं से कोई दिक्कत होती है तो हम हैं, ठीक। आइए बेटा, दूसरा टॉपिक आपका था, सेकंड पॉइंट में कहां चलेंगे हम लोग? वित्तीय वर्ष 2001-2002 के बाद क्रय की गई पूंजी संपत्ति, क्रय की गई पूंजी संपत्ति। बेटा अगर कोई संपत्ति कब खरीदी गई है? 2001-2 के बाद, यानी 1 अप्रैल 2001 के बाद अगर कोई संपत्ति खरीदी गई है, उसका इंडेक्स कास्ट निकालना है, तो उसके इंडेक्स कास्ट निकालने के लिए क्या फार्मूला होगा देखिएगा। इंडेक्स कास्ट ऑफ एक्विजिशन इक्वल टू, सिंपल भाषा में आपको हम लिखवा रहे हैं, कास्ट ऑफ एसेट्स, जितने में आपने संपत्ति खरीदा था, इनटू, ऊपर तो 317 ही रहेगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया जो हम प्रीवियस ईयर में सेल करते हैं उसी प्रीवियस ईयर की इनकम पर टैक्स कब लगता है? असेसमेंट ईयर में। तो प्रीवियस ईयर आपका 21-22 है और 21-22 में इन्फ्लेशन, कास्ट इन्फ्लेशन नंबर आपका कितना है? 317 है। अब सवाल आया नीचे का, तो 2001-2 के पहले वाले में तो 100 रहेगा, लेकिन 2001-2 के बाद वाले में क्या रहेगा? 2001-2 के बाद जो खरीदे हैं उसके लिए क्या रहेगा नीचे? याद रखना, जिस दिन आपने परचेज किया है, जिस वर्ष आपने क्या किया? परचेज किया है, उस वर्ष का कास्ट इन्फ्लेशन नंबर आप नीचे लिखेंगे। जैसे आपने 2005-6 में 2005-6 में परचेज किया था और आपने बेचा कब? 2021-22 में। ये आपका प्रीवियस ईयर है इस बार। तो आपने 21-22 में बेचा, खरीदा कब? 5-6 में। तो 21-22 का जो इन्फ्लेशन नंबर है वो 317 है। ये आपने यहां लिख दिया, क्योंकि जो सेल करते हैं जिस वर्ष, उस वर्ष का यहां लिखते हैं। और जो नीचे है वो जिस वर्ष हम परचेज किए हैं ना, परचेज, उस वर्ष का नीचे लिखते हैं। अर्थात यहां लिखिएगा कास्ट इन्फ्लेशन नंबर ऑफ परचेज ईयर। जिस साल हम परचेज करेंगे उस साल का कास्ट इन्फ्लेशन नंबर हम कहां लिख देंगे? नीचे लिख देंगे। तो आपका कास्ट इंडेक्स कास्ट ऑफ एक्विजिशन निकलकर चला आएगा। ठीक, आगे आते हैं बेटा। कुलदीप पांडे, सुप्रभात। सुप्रभात भैया, बहुत लेट जुड़े आप, और लोगों को बताइए, फटाफट मैसेज करिए, शेयर करिए। चलो बेटा, हम आपको 2 टॉपिक बताए। अगर आप कोई प्रॉपर्टी को 2001-2 के पहले खरीदे हैं, 2001 के बाद खरीदे हैं, तो कैसे आप निकालेंगे इंडेक्स कास्ट ऑफ एक्विजिशन। अब सवाल ये आया कि
उसी के नीचे देखिएगा जो मैंने बनाया था प्रोफार्मा, वहां था इंडेक्स कास्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। इंडेक्स कास्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, जैसे कोई प्रॉपर्टी आप खरीद के लाए, कार ले आए मान लीजिए, तो लाने के बाद उसका कुछ मेंटेनेंस में कुछ खर्च किए आप, जैसे 4 लाख के ले आए, 5 लाख के ले आए, आपने देखा कुछ में कमियां हैं, आप सुधार करवाए, तो सुधार कराने की जो लागत आती है ना, उसका भी इंडेक्स कास्ट निकालते हैं। तो उसके लिए क्या नियम है, आइए आपको बताते हैं। चलो बेटा देखते हैं फटाफट। इंडेक्स कास्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, आइए पहला पॉइंट तो आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई संपत्ति 2001-2 के पहले खरीदी गई है, परचेज की गई है, कोई प्रॉपर्टी 2001-2 के पहले खरीदी गई है, उसमें आपने कोई इंप्रूवमेंट किया है, उस प्रॉपर्टी में कोई इंप्रूवमेंट किया है, तो उस इंप्रूवमेंट की इंडेक्स कास्ट नहीं निकाली जाएगी। हमसे उससे मतलब नहीं, हम छोड़ देंगे। लेकिन जो 2001-2 के बाद खरीदे हैं, उस प्रॉपर्टी में कोई इंप्रूवमेंट कराए हैं, तो उसके लिए हम इंप्रूवमेंट कास्ट की इंडेक्स कास्ट निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे आइए उसको देखते हैं। फॉर्मेट है उसका इंडेक्स्ड कास्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट इज इक्वल टू, यहां लिखिएगा आप कास्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, कास्ट ऑफ इंप्रूवमेंट अपान, नीचे क्या रहेगा, कास्ट इन्फ्लेशन नंबर ऑफ इंप्रूवमेंट ईयर। जिस साल आपने इंप्रूवमेंट कराया है उस साल का कास्ट इन्फ्लेशन नंबर, जैसे उसमें था जिस साल आपने परचेज किया है उस साल का कास्ट इन्फ्लेशन नंबर ना, वैसे आज वाले में है कि आप जिस वर्ष उसकी मरम्मत कराए रहेंगे संपत्ति की, उस वर्ष का कास्ट इन्फ्लेशन नंबर नीचे रहेगा और इनटू वही रहेगा क्या, 317। तो अंतर क्या आया, अंतर ये आया कि जब कोई संपत्ति परचेज किए थे तो उसकी कास्ट ऑफ क्वेश्चन निकालने के लिए मैंने क्या किया, जिस साल परचेज किए हैं उसका नीचे लिखते थे। अगर आपने इंप्रूवमेंट कराया है तो इंप्रूवमेंट के लिए इंडेक्स कास्ट निकालने के लिए क्या होगा, जिस साल आपने इंप्रूवमेंट कराया है उस साल का कास्ट इन्फ्लेशन नंबर आप नीचे रखेंगे, ऊपर हमेशा 317 ही रहेगा। आइए बेटा आगे चलते हैं। अजीत भैया गुड मॉर्निंग, धन्यवाद। तो आगे आपका टॉपिक है बेटा आज इंडेक्स कास्ट निकालने के बाद हम आपको ले चलते हैं कैसे, किस प्रॉपर्टी के लिए हम कौन सा नियम फॉलो करेंगे। तो आपकी हेडिंग है कुछ विशिष्ट दशाओं में पूंजी लाभ की गणना। फटाफट हेडिंग डाल दीजिएगा बेटा, कुछ विशिष्ट दशाओं में। कई सारे टॉपिक्स लेकर आए हैं आज हम, और उन टॉपिक्स को नोट कर लीजिएगा पॉइंट टू पॉइंट, और इसके आधार पर हम अपने न्यूमेरिकल पर चलेंगे। ठीक है, आपकी कुछ विशिष्ट दशाओं में पूंजी लाभ की गणना। कुछ स्पेसिफाइड कंडीशंस हैं जिसमें हम कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे। उसमें पहला पॉइंट आपका है पूंजी संपत्ति को रहतिये में परिवर्तन करने पर, पूंजी संपत्ति को रहतिये में परिवर्तन करने पर पूंजी लाभ, पूंजी संपत्ति को रहतिये में परिवर्तित करने पर पूंजी लाभ, पूंजी लाभ। देखिए बेटा, पूंजी संपत्ति अलग है, स्टॉक अलग है। पहले हम आपको एग्जांपल लेके समझाना चाहेंगे, आप समझ लीजिए तो आगे आपको बताएं। दोनों चीजें अलग अलग समझा देते हैं। एक पूंजी संपत्ति
एक आपकी पूंजी संपत्ति है और एक आपका स्टॉक होता है, एक आपका स्टॉक होता है। कैपिटल एसेट्स और स्टॉक रहतिया दोनों अलग अलग चीजें हैं। जैसे मान लीजिए, इस तरीके से आपको समझ ज्यादा अच्छा आएगा। मान लीजिए हम फर्नीचर बेचते हैं, मान लीजिए क्या बेचते हैं, फर्नीचर। हम फर्नीचर के व्यापारी हैं, हम फर्नीचर बेचते हैं, लेकिन मेरी दुकान में फर्नीचर का स्टॉक है। मेरी दुकान में क्या है, फर्नीचर का स्टॉक है। हम फर्नीचर बेचते हैं जिसमें कुर्सियां हैं, सोफा है, बहुत सारी चीजें हैं, बेड हैं, अलमारी है, मतलब हम बहुत कुछ बेचते हैं। फर्नीचर समझ लीजिए, जिसमें जो चीजें आती हैं सब समझ लीजिए, हम इसको बेचते हैं। हमारे दुकान में हम अपने बैठने के लिए, कस्टमर को बैठने के लिए सोफा लगवाए हैं दुकान में। तो जो सोफा हम लगवाए हैं, क्या उसको बेचने के लिए लगवाए हैं? नहीं, जो हम स्टॉक में रखे हैं वो बेचने के लिए है ना। लेकिन जो हमने अपने कस्टमर्स के बैठने के लिए, अपने खुद के बैठने के लिए जो फर्नीचर सेट कराए हैं ऑफिस में या कि दुकानों में, वो बेचने के लिए नहीं है। उसे हम क्या बोलेंगे, वो हमारी पूंजी संपत्तियां हैं। लेकिन जो हम बेचने के लिए रखे हैं उसे क्या मानेंगे हम, स्टॉक। कभी कभी ऐसा होता है कि व्यापारी या करदाता अपने पूंजी संपत्ति को कन्वर्ट किसमें करता है, स्टॉक में, अगर उसे ऐसा लगता है तब। तो जो कस्टमर्स के लिए रखवाया था वो सही था, शुद्ध था, ठीक था, नया था। उसने क्या किया, उसने फर्नीचर को क्या मान लिया, स्टॉक मान लिया। तो मान लीजिए जिस फर्नीचर को स्टॉक माना गया उसकी वैल्यू थी 1 लाख। इसको कन्वर्ट किस में किया गया, स्टॉक में। जिस दिन कन्वर्ट किया गया उस दिन कन्वर्ट करने पर उसकी मार्केट प्राइस निकाली जाती है, मार्केट वैल्यू निकाली जाती है कि आज की डेट में इसकी मार्केट वैल्यू कितनी होगी। सपोज दैट उसकी मार्केट वैल्यू आ गई 1,20,000। अब सुनिए, तो यहां पर कितने का फायदा हुआ, 20,000 का यहां पर प्रॉफिट हुआ, 20,000 रुपए का यहां पर लाभ हो गया। तो ये जो प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट आपकी कैपिटल एसेट्स मानी जाएगी। 20,000 का जो आपको प्रॉफिट हुआ, यानी 1 लाख की जो आपकी फर्नीचर था उसको आपने स्टॉक में कन्वर्ट किया, तो उसकी मार्केट प्राइस निकालेगी कितना, 1,20,000। इसमें प्रॉफिट कितना हुआ, 20,000 का। ये जो प्रॉफिट 20,000 का हुआ है, इस प्रॉफिट को हम क्या मानेंगे, कैपिटल प्रॉफिट मानेंगे। अब चलो, बाद में इसी स्टॉक को बेच दिया गया 1,40,000 में। अब यहां जो प्रॉफिट हुआ 20,000 का, इसको हम ट्रेडिंग प्रॉफिट मानेंगे। ट्रेडिंग प्रॉफिट यानी व्यापार का लाभ मानेंगे। इसमें एक चीज और है, जब तक आप स्टॉक को, देखिए आपने कैपिटल एसेट्स को स्टॉक में कन्वर्ट किया, फिर आपने स्टॉक को बेचा। तो मान लीजिए कन्वर्ट कर दिया लेकिन बेचा नहीं स्टॉक को। कन्वर्ट तो कर दिया लेकिन आपने स्टॉक को बेचा नहीं, तो ये जो पूंजी लाभ आया है 20,000 टैक्सेबल नहीं होगा। आपने अपने कैपिटल एसेट्स को स्टॉक में तो कन्वर्ट कर दिया, तो आपने देखा कि उसकी वैल्यू 1 लाख थी, 1,20,000 हो गई। फायदा कितने का हुआ, 20,000 का। तो ये 20,000 तो पूंजी लाभ है, लेकिन क्या वास्तव में तुम्हें मिला, नहीं मिला ना। लेकिन अब आपने इस स्टॉक को कितने में बेचा, 1,40,000 में। तो यहां कितने का फायदा हो रहा है, 20,000 का। तो ऐसी कंडीशन में ये तो ट्रेडिंग प्रॉफिट माना जाएगा। अब ये क्या माना जाएगा, कैपिटल प्रॉफिट। जब तक स्टॉक बिकेगा नहीं तब तक ये टैक्सेबल नहीं होगा, इस पर टैक्स आप नहीं चुकाएंगे। ये है कौन सा टॉपिक, अगर अपने आप पूंजी संपत्ति को स्टॉक में कन्वर्ट कर रहे हैं, स्टॉक में कन्वर्ट करके बेच रहे हैं, तब कैसे आप प्रॉफिट पर या उस पर कैपिटल प्रॉफिट पर आप टैक्स चुकाएंगे, उसके लिए नियम। दूसरा टॉपिक बेटा आपका है ह्रास लगने वाली संपत्तियों पर पूंजी लाभ। आप सेकंड टॉपिक देख लीजिए। कई सारे टॉपिक्स लाए हैं, आप बने रहिए, फटाफट नोट करते रहिए, क्योंकि टॉपिक ऐसे ही है कि आज जब तक ध्यान नहीं देंगे क्लियर नहीं होगा। दूसरा टॉपिक है बेटा
ह्रासित होने वाली संपत्तियों पर पूंजी लाभ, यानी ऐसी डिप्रिसिएबल एसेट्स, अगर कोई एसेट्स ऐसी है जो डिप्रिसिएबल है, मींस जिस पे ह्रास लगती है, जिस पे, हितेश भैया गुड मॉर्निंग, और लोगों तक मैसेज भेज दीजिए, शेयर कर दीजिए, इससे और लोग जुड़ सकें। और टॉपिक देखिए, अगर टॉपिक कोई आपके सामने आ रहा है तो उस टॉपिक को समझने का प्रयास करिए, और अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो हम आपको बोले हैं कि आप तुरंत मैसेज करिए, हम उसको फिर से रिपीट करेंगे। तो बात यहां पर क्या है कि ह्रासित होने वाली संपत्तियों पर पूंजी लाभ, ऐसी संपत्तियां जिन पर डिप्रिसिएशन लगता है, सेट होती हैं, ऐसी संपत्तियों अगर आप सेल करते हैं तो ऐसी कंडीशन में कैपिटल प्रॉफिट आएगा कि नहीं आएगा, अगर आएगा तो शॉर्ट टर्म होगा कि लॉन्ग टर्म होगा, ये आपको जानना है। तो सबसे बड़ी चीज हम आपको निपटा देते हैं बिना कुछ लिखवाए। सीधी सी बात नोट कर लो कि आप कैपिटल एसेट्स में, इस चैप्टर में कैपिटल गेन में जो भी प्रॉफिट निकालते हैं वो या तो शॉर्ट टर्म आती है या तो लॉन्ग टर्म आती है। दो ही चीजें हैं, या तो आपका इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म आएगा या तो लॉन्ग टर्म आएगा, नो डाउट, आना दो ही है। तो सवाल यहां खड़ा होता है कि जो संपत्ति डिप्रिसिएबल है, जिस पे ह्रास लगता है, ऐसा क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ह्रास लगता है कि नहीं लगता है, ठीक, ऐसी प्रॉपर्टी को आप सेल करते हैं, तो सेल करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है, इसमें आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं है। एक चीज नोट कर लीजिएगा कि डिप्रिसिएबल एसेट्स को अगर हम सेल करते हैं तो ऐसी कंडीशन में जो हमको लाभ होगा वो हमेशा शॉर्ट टर्म होगा, लॉन्ग टर्म नहीं होगा। अर्थात ऐसी संपत्ति को बेचने पर इंडेक्स कास्ट निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो सीधे लिख लीजिएगा कि ऐसी दशा में हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन प्राप्त होता है। बेटा हमारी बात समझ गए होंगे आप सब, कौन? शॉर्ट टर्म, हमेशा आपको हमेशा क्या मिलेगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। किस कंडीशन में? जब भी आप किसी डिप्रिसिएबल एसेट्स को सेल करेंगे तो जो आपको प्रॉफिट होगा वो हमेशा क्या आएगा? शॉर्ट टर्म आएगा, लॉन्ग टर्म कभी नहीं आएगा। क्लियर हो गई बात? अब हम आपको तीसरे पॉइंट पे लेकर चलते हैं जो आज का टॉपिक है, मींस बीमा योग्य। डाल लीजिए हेडिंग फटाफट सब लोग भैया, बीमा योग्य जो संपत्तियां, जिन संपत्तियों का बीमा रहता है। देखिए हर व्यवसायी जो है रिस्क लेता है, रिस्क लेने के साथ साथ अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखता है। इसलिए वो करता क्या है कि अपनी प्रॉपर्टी का बीमा करा लेता है, जिससे कोई नुकसान हो तो उस बीमा की राशि से उसकी भरपाई की जा सके। तो ऐसी कंडीशन में बीमा योग्य जो संपत्तियां हैं उनके लिए हम कैसे निकालेंगे कैपिटल गेन, उसकी इनकम पर कैसे टैक्स लगाया जाएगा, आइए आपको हम समझाते हैं। तो डाल लीजिएगा हेडिंग, बीमा, आपकी हेडिंग है बीमा दावे योग्य संपत्तियों पर बीमा दावे योग्य संपत्तियों पर पूंजी लाभ। चलिए आपको जो टॉपिक्स लगे
कि हाँ हमें इस टॉपिक को नोट करना है, तो आप नोट करते जाइएगा। इसमें ध्यान देना बेटा ये है कि जिन संपत्तियों का बीमा होता है ना, समीर भैया, सुषमा, सुमन, आप लोग ऑलरेडी, मैंने दीपा, मुस्कान, कुलदीप, और जो लोग नहीं अभी जुड़े हैं उन तक मैसेज भेज दीजिए। फटाफट सब लोग जुड़ जाइए, ठीक है। आइए चलते हैं। तो मान लीजिए कोई संपत्ति है, फर्नीचर ही मान लीजिए, आज यही एग्जाम्पल लिए हैं तो फर्नीचर ही मान लो। मान लीजिए आपका कोई फर्नीचर है, कैपिटल एसेट्स क्या है, आपकी कैपिटल एसेट्स है। ये जल गई, आग लग गई, इसमें आग लगने के कारण ये जल गया, जल गया। सपोज दैट 50,000 का था, बीमा कंपनी से आपको कितना मिला, 40,000 कंपेंसेशन के रूप में। किस रूप में, कंपेंसेशन के रूप में कितना मिला आपको, 40,000। तो ये कंपेंसेशन जिस वर्ष आपको प्राप्त होगा, जिस वर्ष आपको रिसीव होगा, उसी वर्ष के पूंजी लाभ, उसी वर्ष का पूंजी लाभ माना जाएगा और आप असेसमेंट ईयर में उस पर टैक्स चुकाएंगे। यानी जैसे आप एक काम करिए, अगर आप 50,000 के फर्नीचर को 80,000 में बेचते किसी से ना किसी को ना, तो उसके बदले तुम्हें पैसा कितना मिलता, 80,000। तो आपका प्रॉफिट कितना होता, 30,000 का। इस 60 टर्म कैपिटल गेन होता। तो आपने बेचा तो नहीं, क्योंकि बेचने तक की नौबत ही नहीं आई, तो कहां बेचोगे। हुआ क्या, पहले ही आग लग गई, ये जल गया। जल गया तो अब इसका पैसा कहां से मिल रहा है, जलने के बाद। जलने के बाद पैसा आपको बीमा कंपनी दे रही है, ना कि कोई कस्टमर दे रहा है। मिल तो रहा है ना। तो बताइए उस संपत्ति के बदले अब कितना मिला आपको, 40 मिला। थी कितने की, 50,000 की। डिप्रिसिएशन लगने के बाद 50,000 की थी, अब कितने का नुकसान हुआ, 10,000 का। ये कैपिटल लॉस मानी जाएगी। लेकिन याद रहे, जिस वर्ष कंपेंसेशन मिलेगा उसी वर्ष की इनकम मानी जाएगी, चाहे लॉस हो चाहे इनकम। ये है जिस कैपिटल एसेट्स का हम इंश्योरेंस कराए रहते हैं, बीमा कराए रहते हैं। और बीमा कराए रहने का फायदा ये होता है, कोई नुकसान होता है, आग लगती है, दुर्घटना होती है, तो उसके बदले हमको पैसा मिल जाता है। और वही जो पैसा मिलता है एज ए कंपेंसेशन, उसको हम क्या मान लेते हैं, सेल्स कंसीडरेशन, कि समझ लो बेचने से मिला है। और फिर देखते हैं कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। प्रॉफिट होगा तो 60 टर्म होगा, लॉस होगा तो फिर 60 टर्म होगा। यानी मैंने आपको बताया है कि डिप्रिसिएबल एसेट्स जो भी होती हैं उनको सेल्स करते हैं आप, तो सेल करने के बाद जो भी रिम्यूनरेशन आपको मिलता है, सेल्स कंसीडरेशन मिलता है, वो हमेशा क्या आएगा, कैपिटल गेन 60 टर्म आएगी, लॉन्ग टर्म नहीं आएगी। तो बेटा अगला टॉपिक चलते हैं हम आपको लेकर के। अन्नू, थैंक यू। आप भी फटाफट जुड़ जाइए और लोगों को शेयर कर दीजिए बेटा। अभी जो लोग सो रहे हैं उनको जगा दीजिए, क्लासेस चल रही हैं आपकी। आप पॉइंट टू पॉइंट अपने हर एक पॉइंट को समझते रहिए, लिखते रहिए। आज आपके लिए अभी हम आपको बहुत सारे टॉपिक्स लेकर आए हैं, 2-3-4 टॉपिक और लेकर आए हैं जो आपके सामने लाना चाहते हैं। तो अगला टॉपिक जो होगा आपका क्या होगा, पहले ये मिटा दें। कहीं से भी कोई चीज होगी, आपको डाउट होगा, कहीं कोई संदेह होगा, तो आप मुझे लिखकर भेजिएगा। हम आपके डाउट्स को तुरंत दूर करेंगे, समझाएंगे आपको। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जितनी बार आप कहेंगे हम समझाएंगे। लेकिन ये मत कहिए कि आपका टॉपिक अनकंप्लीट रह जाएगा, कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे। तो बात क्या है बेटा, आप सब देखे होंगे कि कभी कभी सरकारें जो होती हैं, उन्हें पुल बनाना है, उन्हें रोड बनाना है, या उन्हें कोई इंडस्ट्री डालनी है, कोई भी सरकारी प्रोजेक्ट, बांध बनाना है, या उन्हें आवासीय मकान बनाना है, तो करती क्या है कि वो जबरदस्ती लोगों की जमीनों को ले लेती हैं। उसे कहते हैं क्या, अधिग्रहण, अनिवार्य अधिग्रहण। जब्त करती हैं, उसके बदले मुआवजा देती हैं। तो पहले थोड़ा सा हम बेसिक बता दें, तो इसकी हेडिंग लिखवाएं फिर समझाएं आपको। सपोज दैट ये मेरी जमीन है और ये आपकी जमीन है। आपने इसको किसी को भी, राम को बेचा, आपने इसको राम को बेचा
5 लाख की थी, आपने लिया था जब, और आपने इसको राम को बेच दिया 8 लाख में, तो आपको पैसा किससे मिला? राम से मिला, राम ने खरीदा। चलो यहां तक तो बात ठीक है, जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं। 3 लाख का हमको प्रॉफिट हुआ। इसको हम टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ये तय कर लेंगे कि ये शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है। ठीक, चलो यहां तक तो बात सही थी। शिवाली, हाँ, इंश्योरेंस क्लेम के बारे में आप पूछ रही हैं, तो हम फिर से बता दे रहे हैं शिवाली कि इंश्योरेंस क्लेम का मतलब ये होता है कि जैसे आपने कोई संपत्ति, कोई भी संपत्ति आपकी है, जैसे पेन है, हमने इसका इंश्योरेंस कराया है, हम इसको मान लीजिए 1 लाख में लिए थे। अब ये पेन खो गई, मेरी चोरी हो गई या आग से जल गई, तो बीमा कंपनी से हमको मिला 90,000 या 80,000 मिला। तो वो जो 80,000 मिला है, जिस वर्ष हमको मिलेगा इंश्योरेंस क्लेम से क्षतिपूर्ति मिलेगी ना मुझे, इंश्योरेंस कंपनी हमको कितना देगी? मान लीजिए 80,000 दी, तो जो 80,000 मिला मुझे, वो जिस वर्ष मुझे मिलेगा वो उसी वर्ष की इनकम मानी जाएगी। यानी अगर आप पेन बेचते किसी को तब मिलता पैसा ना, तो जो पैसा मिलता वो पूंजी लाभ माना जाता। लेकिन आप बेच तो थोड़ी ना रहे हैं, आपका वो नष्ट हो गया, चोरी हो गई, खो गई, जिसके बदले बीमा कंपनी ने आपको दिया, तो मिला किसके बदले? उसी पेन के बदले मिला ना। इसलिए वो इंश्योरेंस क्लेम ही वही प्रतिफल माना जाएगा, सेल्स कंसिडरेशन, कितने मैंने बेचा उसको। अब जो लाभ हुआ या हानि हुई उसके अकॉर्डिंग तय करेंगे कैपिटल गेन है कि कैपिटल गेन नहीं है। तो बेटा आगे आते हैं, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो जो टॉपिक मेरा था क्या? अनिवार्य अधिग्रहण। जब किसी करदाता की कोई प्रॉपर्टी सरकार द्वारा जब्त कर ली जाती है, कंपल्सरी जब्त कर ली जाती है, तो उसके बदले सरकार क्या करती है? उसको मुआवजा देती है। तो उस मुआवजा के लिए हम कैसे निकालेंगे कैपिटल गेन है कि नहीं है, शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, आइए चर्चा करते हैं। शिवाली कोई दिक्कत होगी बताना बेटा, और कोई दिक्कत होगी किसी को भी तो आप मुझे, जो भी टॉपिक चला है वीडियो को आप पीछे करके आगे करके देख लीजिए, कहीं से तुम्हें कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे बताइएगा। चलते हैं, मान लीजिए मेरी जमीन है और ये आपकी है, मानिए ऐसा, और आपकी जमीन कितने की थी? 5 लाख की आपने परचेज किया था। आपने क्या किया बेटा? इसको राम को आपने बेच दिया। कितने में बेचा? 8 लाख। आपको मिला कितना? आपको 3 लाख। ये 3 लाख, अब आप टाइम पीरियड देखिएगा कि आपने 36 महीने के बाद बेचा है, क्या 36 महीने के पहले बेचा है, आप 24 महीने के पहले बेचा है कि 24 महीने के बाद बेचा है, आप 12 महीने के पहले बेचा है कि 12 महीने के बाद बेचा है। जैसी कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग आप तय कर लीजिएगा कि शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है। लेकिन ये तो श्योर है ना कि 5 लाख की थी, आपने 8 लाख में बेचा, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 3 लाख का। ये हमारा क्या हो जाएगा? पूंजी लाभ। अब सवाल आगे आता है। जी शिवाली जी धन्यवाद। अब बात यहां पर यह आई कि ये मेरी संपत्ति है, हम बेचे नहीं, हम तो अपनी जमीन पे खेती कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, मेरी जमीन थी, कुछ भी करे भाई। लेकिन सरकार ने क्या किया? यहां से एक रोड पास कर दिया, हाईवे। चलो अब यहां मेरी जमीन पड़ रही है, ये जमीन मेरी यहां हाईवे के बीच में पड़ रही है। अब क्या सरकार इस रास्ते को मोड़ देगी? नहीं लगता है कि मोड़ देगी। वो क्या करेगी? वो सरकार सीधे यहीं से ले जाएगी हमारी जमीन से होते हुए। अब उसको हम रोक नहीं सकते हैं। गवर्नमेंट क्या करेगी? आपकी इस जमीन को ले लेगी, और लेने के बाद कंपलसरी मतलब वो जब्त कर लेगी, उसको लेना है, आपको देना ही पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते आप। अब क्या करोगे कि आपको सरकार इस जमीन के बदले जितना वो ली है, उस जमीन के बदले आपको मुआवजा देगी, कंपेंसेशन देगी। मान लीजिए कितना दी? ये जमीन आपके आकलन में आया, उसका एक वैल्यूएशन किया जाएगा कि जमीन थी कितने की। सपोज दैट जमीन 8 लाख की थी, ऐसा वैल्यूएशन किया गया। तो सरकार ये नहीं देखती कि 8 लाख की है तो 8 लाख ही तुमको दे, उसका फ्यूचर देखा जाता है कि कितना तुम उससे कमा, तुम्हारी प्रॉपर्टी थी तो आप कितना कमाते हो उससे, जिंदगी में कितना तुम्हारा प्रॉफिट होता है उससे, उस सब को जोड़ करके वो आपको मुआवजा देती है। सपोज दैट 8 लाख की थी, आपको 40 लाख उसने दिया, जो 40 लाख दिया, तो आप कंपेरिजन करिए कि 8 लाख की थी, 40 मिला, तो 32,000 रुपया जो आपको एक्सेस मिला, ज्यादा मिला आपको। ये 32 लाख टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग वही शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। क्योंकि देखिए यहां पर इन्होंने बेचा था ना, तब पैसा मिला था,
यहां बेचा तो नहीं गया है, लेकिन किसी न किसी माध्यम से सरकार ने तो आपको दिया है जमीन के बदले, तो मिला तो ना, तो जो मिला वही सेल्स कंसीडरेशन मान लिया जाएगा, और कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो अंतर होगा, डिफरेंट होगा, उसी को कैपिटल गेन मान लेंगे। उम्मीद करते हैं कि मेरी ये बात समझ में आ गई होगी, और हम चलते हैं आपको अगले टॉपिक पे लेकर चलते हैं कि जो आपकी इनटेंजिबल एसेट्स होती हैं, कौन संपत्तियां? इनटेंजिबल एसेट्स, जैसे ख्याति हुआ, ट्रेडमार्क हुआ, हम उसके बारे में बताने आपको। तो और एक चीज, कैपिटल गेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम में, इसकी थ्योरी भी और इसके न्यूमेरिकल्स भी हमेशा आए हैं बीकॉम वालों के लिए। यही नहीं, इन फ्यूचर आप कहीं जाते हैं, एसएससी का एग्जाम देंगे तो भी इनकम टैक्स के क्वेश्चन आते हैं, और कोई नेट के एग्जाम में जाता है तो वहां भी इनकम टैक्स के क्वेश्चन आते हैं। मतलब आपके लिए बहुत फायदेमंद चीज है, बहुत ही कंपलसरी है इसको पढ़ना। और ये चीजें और यही नहीं, हमारे आम जीवन में भी हमारी प्रॉपर्टियां होती हैं, संपत्तियां होती हैं, उनको हम सेल करेंगे, परचेज करेंगे, तो जानना जरूरी है कि कौन सी प्रॉपर्टी पे हमको टैक्स देना पड़ेगा अगर हम बेचेंगे, तो कौन सी प्रॉपर्टी पर टैक्स देना नहीं पड़ेगा, ये भी आपके लिए बहुत जरूरी है, हमारी पर्सनल लाइफ के लिए भी। चलते हैं बेटा, अगला टॉपिक है ख्याति या ट्रेडमार्क। ख्याति या ट्रेडमार्क की दशा में हम यूं कहें कि अगर कोई इनटेंजिबल एसेट्स है उसको हम सेल करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? गुडविल तो पता ही होगा आपको, ख्याति क्या होती है, इनटेंजिबल एसेट्स है। हम कितने फेमस हैं, हमें कितने लोग जानते हैं, यही मेरी गुडविल है। ये गुडविल बनती कैसे है? इसको बनाने के लिए व्यवसायी को, उद्यमी को, एंटरप्रेन्योर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। भूतकाल में वो जो अपने कस्टमर्स के साथ मेहनत किया है, ईमानदारी बरता है, जो उनको सुविधाएं दी हैं, उसके कारण गुडविल बनती है। और ये गुडविल ऐसी चीज है जो अदर कंपटीटर, जो हमारे प्रतियोगी हैं, उनसे कहीं ज्यादा लाभ कमाने योग्य बना देती है हमको। हम कहीं उनसे ज्यादा लाभ कमाने लायक होते हैं, ज्यादा लाभ कमाते भी हैं, क्योंकि मैंने अपने कस्टमर्स के साथ, अब जो हमारे साथ जुड़े हैं, उनके साथ ईमानदारी से काम किया है, उनको वो सब कुछ मिला है जो जिसके वो हकदार थे, हमने उनको दिया है। तो धीरे धीरे आज नहीं, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 6 दिन, 10 दिन, महीने, साल के बाद हमारी गुडविल बन जाएगी, तो हमें उसी गुडविल का लाभ आगे मिलता चला जाएगा। तो वो गुडविल 2 तरीके की होती है, समझ लीजिएगा। और ट्रेडमार्क भी उसी में आता है, समझ लीजिए। एक ट्रेडमार्क होता है, एक लोगो होता है सबका। तो मान लीजिए एक ये व्यवसाय है, एक ये व्यवसाय है। हमें को मान लीजिएगा, हमने इस बिजनेस को शुरू से जीरो से स्टार्ट किया, जीरो से स्टार्ट किया। हमने खुद अपना बिजनेस खोला और मैंने जीरो से स्टार्ट किया। तो जीरो से स्टार्ट करने के बाद आज की डेट में अगर हम इसका वैल्यूएशन किए गुडविल का, कि अगर हम अपने इस संस्था को, अपने इस व्यवसाय को अगर हम बेचते हैं, तो गुडविल के लिए भी कुछ पैसा हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हम वैल्यूएशन किए, जो हमारे विशेषज्ञ हैं स्टेट्स के, वो हमको बताए, अकाउंटेंट जो हैं, कि आप ख्याति के वैल्यूएशन के लिए सबसे अच्छी विधि मान लीजिए है सुपर प्रॉफिट मेथड, अदला विधि है। उससे आप आकलन करिए कि आपकी ख्याति की वैल्यू क्या है। मैंने अपनी ख्याति की वैल्यू आकलन की, सपोज दैट 5 लाख। सोचिए, इनटेंजिबल एसेट से दिखाई तो नहीं दे रही है, लेकिन 5 लाख की वैल्यू मेरी है गुडविल। तो अब सुनिए, जीरो से स्टार्ट किए थे ना, लेकिन वैल्यू मेरी गुडविल कितना आई? 5 लाख। ये जो गुडविल है 5 लाख, ये पूरा 5 लाख कैपिटल गेन माना जाएगा। अर्थात इसमें परचेज करने की कोई लागत नहीं आई है, हमने कोई पैसा इसके लिए दिया नहीं है, एक्स्ट्रा की गुडविल के लिए हम पैसा दे रहे हैं। ठीक। दूसरा आइए यहां पर, एक्स गारमेंट, एक कपड़े का व्यापारी था जो एक्स गारमेंट के नाम से व्यवसाय चला रहा है। किसी कारणवश उसका व्यवसाय चल नहीं रहा है, कोई समस्या आई, कोई तकनीकी प्रॉब्लम आई, कुछ भी आया, उसकी प्रॉब्लम थी, कोई मनी प्रॉब्लम थी, कैपिटल नहीं थी, क्या था, वो इसको सेल करना चाहता है। कस्टमर्स हैं उसके पास, उसने व्यवहार भी बनाया है, गुडविल भी उसकी है। तो अब इस व्यवसाय ये बेचना चाहता है अपना व्यवसाय, कि हम अपना व्यवसाय बेचना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसके व्यवसाय की गुडविल का आकलन होगा।
मान लीजिए उसकी पूरे व्यवसाय की बिल्डिंग से लेकर के जो उसमें सामान था, उसका स्टॉक में माल था, सबका आकलन मैंने किया। सपोज दैट वो 5 लाख का था। अब वो बेच कितने में रहा है? वो हमको कह रहा नहीं, हम तुमसे 8 लाख रुपया से कम नहीं लेंगे। पूछा गया क्यों भाई, हमसे आप 8 लाख क्यों लेंगे? तो खुद बता रहा है कि मैंने जो मेहनत की है ना, जो मैंने कस्टमर बनाए हैं, आप आज दुकान पर आओगे बैठोगे तो आपको आज ही कस्टमर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो मेरे पास एक भी कस्टमर नहीं थे। हमने अपने कस्टमर बनाए हैं, हमने अपने कस्टमर बनाए हैं। तो आज आपको आज से ही कस्टमर मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन हमने धूप में, छांव में, बरसात में, रात दिन एक करके अपने इस गुडविल को बनाया है। तो उसके लिए देखिए दोनों में अंतर क्या है। इन्होंने क्या बोला, हम 5 लाख नहीं बेचेंगे, हम आप 8 लाख में बेचेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया है, मेहनत किया है। आज आपको बेच दिए, आप आज दुकान पे बैठोगे तो वो सारे कस्टमर्स आपके लिए आने शुरू हो जाएंगे, आज के दिन से प्रॉफिट शुरू हो जाएगा। लेकिन जो मैंने पिछले कुछ दिन से मेहनत की है उसका क्या, हम उसका पैसा लेंगे, आप दीजिए हमको, तो आपको 8 लाख देना पड़ेगा। तो ये जो 3 लाख है ना, आपने उस ख्याति के लिए दिया है, उस गुडविल के लिए आपने 3 लाख दिया है। अब ऑन फ्यूचर आप इसको बेचते हैं, आपको गुडविल कितने बदले कितना मिला? सपोज दैट 4 लाख मिला, तो 3 लाख का था ना, मिला कितना? अब 4 लाख। ये जो 1 लाख रुपया ज्यादा आपको मिल रहा है, ये आपकी गुडविल का कैपिटल गेन माना जाएगा। तो बेटा आज हम आपके लिए जो टॉपिक्स लेकर आए थे यहीं तक सीमित था। उम्मीद करते हैं कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। आगे जब हम आपको लाइव मिलेंगे तो इसके आगे के सारे पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कैपिटल गेन के, वो सब खत्म कर देंगे। और बचे क्या, सिर्फ न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल को हम धीरे धीरे एक करके मेन क्वेश्चंस रहेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं, उनको हम करवा देंगे। रही बात 11th के लिए, 12th के लिए हम बहुत जल्द इवनिंग में भी या कि सुबह ही बहुत जल्द एक बैच बनाने वाले हैं, एक लाइव क्लास चलाने वाले हैं जो सीबीएसई बोर्ड के लिए भी जरूरी रहेगा और यूपी बोर्ड के लिए भी, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और आपके लिए घर बैठे आपको सब कुछ मिलेगा। और अगर ऑफलाइन भी जुड़ना चाहते हैं, दृष्टिकोण क्लासेस में आपका स्वागत है, आप आइए, आपको ऑफलाइन भी क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी। धन्यवाद।